सुप्रभात सभी को। कुछ लोगों के सुझाव आए हैं, सर्वप्रथम उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों का सुझाव ये है या शिकायत है कि आपके खड़े होने के कारण, व्हाइट बोर्ड के सामने मेरे खड़े होने के कारण आपको जो कंटेंट है वो पूर्णतः दिखाई नहीं देता। ये असुविधा है आपके लिए, असुविधा के लिए मुझे खेद है, परंतु मैं आपके लिए इसका जो सॉल्यूशन है वो ये लाया हूँ कि जब क्लास स्टार्ट होती है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और जो क्लास अंत होती है तो उस समय स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जो क्लास होती है वो लगभग 2 पार्ट में एकोमुलेट होती है। ठीक है, तो 2 पार्ट में एकोमुलेट होने के कारण जो पहला पार्ट है वो आपको शुरुआत में स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको मिल जाएगा और जो अंत में क्लास होती है तो सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट लेने को मिल जाएगा। ये हो गई आपके शिकायत का हल। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्लास पर। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? पूर्व मध्यकाल के बारे में। पूर्व मध्यकाल अर्थात 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य की घटनाओं के बारे में। तो मैंने इस कालखंड में 3 तरह के जो वंश थे उनके बारे में पढ़ा दिया था, कलचुरी वंश, चंदेल वंश और राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, जो चौथा वंश हुआ है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश और इसके बाद जो अंतिम रहेगा वो रहेगा परमार वंश। स्पेशली मध्य प्रदेश के संदर्भ में गुर्जर प्रतिहार का उतना उल्लेख नहीं है जितना कि परमार वंश का है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा पिछली क्लासेस के रिव्यू के आधार पर कि जो राष्ट्रकूट वंश था वो कौन से वाले क्षेत्र पर शासन करता था? दक्षिण भारत के क्षेत्र पर। जो राष्ट्रकूट वंश था वो दक्षिण भारत के क्षेत्र पर शासन करता था, इस वाले क्षेत्र पर। इनकी राजधानी थी मानखेट या मानखेट नगर, दंती दुर्ग ने स्थापना की थी। और जो गुर्जर प्रतिहार थे वो कौन से वाले क्षेत्र पर थे? उज्जैन वाले, मालवा वाले क्षेत्र पर। ठीक है, और यहाँ पर था कन्नौज, कन्नौज या गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र। तो मैंने बताया था कि इन्होंने अपना विस्तार कहाँ की ओर किया? उत्तर भारत की ओर और मध्य भारत की ओर। तो यहाँ पर जो गुर्जर प्रतिहार थे इनके साथ हमेशा इन लोगों के युद्ध होते रहे। क्यों? इस कन्नौज के एक अधिकार को लेकर, इस कन्नौज पर अधिकार को लेकर इनके बीच संघर्ष होता रहा। और इसमें कौन शामिल था? यहाँ के बंगाल के पालवंशीय राजा धर्मपाल वगैरह के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है प्रतिहार वंश के बारे में, जिनका जो शासन रहा है मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो रहा है मालवा के क्षेत्र में। ठीक है, तो जो प्रतिहार वंश हुआ है या जिन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा गया, एक्चुअल में प्रतिहार का अर्थ होता है हार के प्रति, अगेंस्ट ऑफ डिफीट। हार के प्रति, प्रति क्या होता है? जैसे अपनी होती है प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक अर्थात जो अगेंस्ट हो, जो हार के प्रति हो अर्थात हमेशा जीतते हो, उन्हें कहा गया था प्रतिहार। तो प्रतिहार का ही अपभ्रंश जो हुआ वो कहलाया परिहार वंश। ठीक है, परिहार या प्रतिहार एक ही है, ये है राजपूत वंश। जो हम पूर्व मध्यकाल के वंशों के बारे में पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजपूत वंश ही है, क्योंकि जो 800 से लेकर 12वीं शताब्दी का युग चला उसे राजपूत काल भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद सल्तनत काल स्टार्ट होता है 12वीं शताब्दी के बाद, क्योंकि उस समय विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर लिया था और वहां पर सल्तनत की स्थापना भी कर दी थी, जिसमें प्रमुख वंश था गुलाम वंश। उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो प्रतिहार वंश था वो कहां पर शासन करता था? मालवा वाले क्षेत्र पर। अब चलिए देखते हैं प्रतिहार वंश के बारे में। तो जो प्रतिहार वंश था या गुर्जर प्रतिहार वंश, इनका जो प्रमुख साक्ष्य मिलता है या उल्लेख मिलता है इनके शासन का वो मिलता है प्रतापगढ़ शिलालेख। और इसमें ऐसा वर्णन है कि 946 ईस्वी तक जो मालवा का क्षेत्र रहा वो किसके शासन का क्षेत्र रहा? प्रतिहार राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा। या हम कहें जो प्रतिहारों का प्रमुख शासन का क्षेत्र था वो था राजस्थान वाला क्षेत्र। तो राजस्थान के दक्षिण में अर्थात मालवा वाले क्षेत्र तक भी इनके साम्राज्य का विस्तार था। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले राजा हुए वो कहलाए राजा हरिश्चंद्र, और उन्हीं ने 8वीं सदी की शुरुआत में एक शाखा के रूप में, एक प्रतिहारों की केवल शाखा के रूप में इस वंश की स्थापना की थी, केवल मालवा वाले क्षेत्र में। ठीक है, फिर राजा हरिश्चंद्र के बाद जो इनके पुत्र हुए उनका नाम था नागवट प्रथम। नागवट प्रथम ही इस वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। नागवट प्रथम ने 730 ईस्वी में उज्जैन अर्थात मालवा वाले क्षेत्र में प्रतिहार वंश की स्थापना की, अर्थात जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं प्रतिहार वंश के उज्जैन मालवा वाले क्षेत्र में, वो कौन माने जाते हैं? 730 ईस्वी में नागवट प्रथम। नागवट प्रथम के 2 पुत्र हुए जिनका नाम था देवराज और एक थे कुकुस्थ।
जो राजा देवराज थे उनके पुत्र हुए वत्सराज। जो प्रमुख राजा थे वो थे वत्सराज। हम अभी देखेंगे प्रतिहार वंश के जो प्रमुख राजा थे उनमें वत्सराज और मेहरभोज थे। ठीक है, तो देवराज के पुत्र हुए राजा वत्सराज, देवराज के पुत्र हुए राजा वत्सराज। ठीक है, जो राजा वत्सराज हैं इनके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो राष्ट्रकूट राजा थे जिनका नाम क्या था, ध्रुव या ध्रुव वर्ष की उपाधि भी दी गई थी। राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव वर्ष ने इनको त्रिपक्षीय संघर्ष में, जो कन्नौज के अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, तो राजा ध्रुव ने इन्हें पराजित किया था। कहां पर, झांसी के निकट। और इसके अलावा आपको मैंने ये भी बताया था कि जो पाल वंश के राजा थे राजा धर्मपाल, उनको भी हराया था किसने, राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने। कहां पर, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर। ठीक है, दूसरी चीज जो वत्सराज हैं उनके बारे में जो उल्लेख मिलता है वो कहां पर मिलता है, एक जैन ग्रंथ है कुवलय माला। कुवलय माला में इस बात का उल्लेख है कि जो राजा वत्सराज थे वो प्रतिहार वंश के राजा थे जिनका शासन मालवा के क्षेत्र पर रहा। दूसरी चीज इनका हरिवंश पुराण जो कि एक पुस्तक है उसमें भी इनके बारे में इस बात का उल्लेख है कि जो 778 ईस्वी में मालवा का शासक रहा वो कौन रहा, वत्सराज। ठीक है, तो 778 ईस्वी में मालवा के क्षेत्र पर इनका शासन रहा। किसका, वत्सराज का। एक किसमें प्रूव्ड मिलता है, प्रमाण मिलता है, जैन ग्रंथ कुवलय माला और हरिवंश पुराण। ठीक है, अब इनके जो पुत्र हुए वो कौन हुए, वत्सराज के पुत्र हुए नागभट्ट द्वितीय, जिनका जो शासन काल है वो है 805 से लेकर 833 ईस्वी तक। मैंने बताया था कि राष्ट्रकूट वंश के एक राजा थे जिनका नाम था गोविंद तृतीय, जो किसके पुत्र थे, राजा ध्रुव के। ध्रुव वर्ष के पुत्र कौन थे, गोविंद तृतीय। तो जैसे ध्रुव वर्ष ने पराजित किया था किसको, वत्सराज को, अर्थात नागभट्ट द्वितीय के फादर को, पिता को, उसी तरह से जो गोविंद तृतीय थे इन्होंने भी मालवा क्षेत्र पर आक्रमण किया। कब, 812 ईस्वी में। और 812 ईस्वी में इन्होंने मालवा पर आक्रमण कर उसका बहुत सारा क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया। अर्थात हम ये कहेंगे कि इस समय तक जो प्रतिहार वंश है वो कमजोर पड़ गया था। तो नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया किसने, राजा गोविंद तृतीय ने, जो किस वंश के थे, राष्ट्रकूट वंश के। और मालवा के क्षेत्र पर अपने सामंत के रूप में किसे नियुक्त कर दिया था, उपेंद्र, जिसका नाम था कृष्णराज भी कहा जाता था। ठीक है, ये मैंने वैसे पिछली क्लासेस में बता दिया है। बाकी आप जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यूटी से देखें, रेगुलरिटी से देखें, बार बार यही नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप देखते रहें, कंटिन्यूटी से देखें, सीरीज से देखें, लिंक से देखें और एक स्टोरी के माध्यम से ही देखें। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सब चीज़ें बिल्कुल बहुत परिष्कृत तरीके से आपको परोसी जा रही हैं। केवल आपको आवश्यकता है इसको खाने की, अपनी भूख बढ़ाइए इस संदर्भ में। ठीक है, मतलब संपूर्ण हिस्ट्री को बिल्कुल निचोड़ लीजिए और जो रस है वो पी लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। उपेंद्र को नियुक्त कर दिया, क्या वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया मालवा का, किसने, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने। और इसके अलावा इससे पूर्व, मालवा पर आक्रमण होने से पूर्व जो राजा नागभट्ट द्वितीय थे उन्होंने अपने क्षेत्र का बहुत विस्तार किया था। भले ही मालवा वाले क्षेत्र पर ये बाद में कमजोर हुए थे लेकिन इन्होंने दक्षिण की ओर विजय अभियान भी चलाया था जिसमें आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग राजाओं को इन्होंने पराजित किया था नागभट्ट द्वितीय ने। अब इसके बाद जो नागभट्ट द्वितीय के पुत्र हुए, प्रतिहार वंश के जो अगले उत्तराधिकारी हुए वो हुए राजा रामभद्र। राजा रामभद्र का तो इतना विशेष कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जो इनके पुत्र हुए राजा मेहरभोज, या हम कहें कि प्रत्येक वंश में जो प्रमुख राजा हुए थे, जैसे कलचुरी वंश में गयाकर्ण और युवराज देव, उसी तरह से चंदेल वंश में धंगदेव, गंडदेव और परमार्दी देव। राष्ट्रकूट वंश के राजा हुए थे दंतीदुर्ग और अमोघवर्ष प्रथम। तो इस वंश के जो प्रमुख राजा थे नागभट्ट प्रथम के अलावा वो थे राजा मेहरभोज। तो वो किसके पुत्र थे, राजा रामभद्र के। तो चलिए देखते हैं राजा रामभद्र के पुत्र मेहरभोज के बारे में। राजा मेहरभोज, थोड़ा सा आप ये देखिए कि जो मालवा वाला क्षेत्र था, जब नागभट्ट द्वितीय उसके राजा थे तो वहां पर आक्रमण हुआ था गोविंद तृतीय का, और उन्होंने मालवा के बहुत सारे क्षेत्र पर अपना अधिकार करके अपना एक सामंत नियुक्त कर दिया था जिसका नाम था उपेंद्र या कृष्णराज। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो मालवा वाले क्षेत्र पर पकड़ थी प्रतिहार वंश की वो काफी कमजोर हुई। तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के मध्य, तो जो राजा मेहरभोज प्रतिहार थे उन्होंने कन्नौज पर एकाधिकार स्थापित किया और अपनी राजधानी मालवा उज्जैन वाले क्षेत्र से शिफ्ट कर दी। कहां पर,
कन्नौज वाले क्षेत्र पर। तो इन्होंने राजा मेहर भोज ने अपनी राजधानी स्थापित की कन्नौज में। इस कारण से इनके जो शासनकाल को अर्थात 836 से लेकर 882 का जो समय कालखंड है या इनका जो शासनकाल है 836 से लेकर 882, उसको गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसलिए मैंने बोला था कि ये सबसे प्रतापी राजा हैं इस वंश के, क्योंकि जो कन्नौज पर अधिकार को लेकर इनके पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य कब से युद्ध चल रहे थे, लेकिन अंततः विजय किसकी हुई थी? राजा मेहर भोज की। और वैसे भी हम देखते हैं कि जो पाल और राष्ट्रकूट राजा हैं बाद में काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे। तो जब 3 लोग लड़ते हैं तो किसी एक का ही भला होता है, तो किसका भला हुआ? राजा मेहर भोज का। इसलिए इस कालखंड को क्या कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का स्वर्ण काल। इनके बारे में जो साक्ष्य मिलते हैं वो सबसे प्रमुख साक्ष्य सागर ताल प्रशस्ति, उसी में इन्हें मेहर भोज की उपाधि दी गई। इसके अलावा जो दौलतपुर अभिलेख है उसमें इन्हें प्रभास कहा गया। तीसरा जो ग्वालियर अभिलेख है उसमें इन्हें कहा गया आदि वराह। ये उपमाएं दी गई हैं, उनके नाम को अन्य नामों से भी बुलाया गया, मेहर भोज, आदि वराह और प्रभास। ठीक है। राजा मेहर भोज के शासन का अंत होता है कब? 882 ईस्वी में। फिर जो इनके पुत्र हुए वो हुए राजा महेंद्रपाल प्रथम। महिपाल अलग है, महेंद्रपाल अलग है। ठीक है। तो राजा महेंद्रपाल प्रथम कब बने राजा? 882 ईस्वी में। और इनके जो साम्राज्य का विस्तार माना जाता है वो हिमांचल अर्थात कन्नौज वाला क्षेत्र, वहां से लेकर दक्षिण में विंध्याचल या मध्य भारत में विंध्याचल वाले क्षेत्र पर। और मैंने बताया था कि जो कलिंग हुआ, आंध्र हुआ, सेंधा हुआ, विदर्भ हुआ, इस वाले क्षेत्र पर भी किसका शासन हो गया था? प्रतिहार वंश का। तो प्रतिहार वंश के जो राजा महेंद्रपाल प्रथम थे उनका शासन हिमाचल से लेकर विंध्याचल तक और पूर्वी समुद्री तटीय वाले क्षेत्र पर इनका शासन था। शायद इसी कारण से इनको एक उपाधि दी गई थी, जे क्या कहा जाता था इन्हें? निर्भय राजा। अर्थात इन्हें एक उपाधि दी गई थी निर्भय राजा की। वो शायद इसी कारण दी होगी कि इनका जो शासन का विस्तार है इतना अधिक था। वैसे इन्होंने इतना अधिक विस्तार नहीं किया जितना कि किया था राजा मेहर भोज ने। ठीक है। लेकिन कोई कुछ करता है और उसका श्रेय कभी कभी किसी और को मिल जाता है, ऐसा सामान्यतः हो जाता है। ठीक है। महेंद्रपाल के बाद जो इनके पुत्र हुए वो हुए राजा भोज द्वितीय। ये राजा भोज परमार वंश के अलग हैं और भोज द्वितीय अलग हैं। ठीक है। भोज द्वितीय को इनके ही एक सौतेले भाई थे जिनका नाम था महिपाल, उन्होंने इनको अपदस्थ कर दिया था, मतलब पद से हटा दिया था। और इनका जो शासन काल है वो भी 910 ईस्वी से लेकर 912 ईस्वी, मतलब काफ़ी अयोग्य शासक होने के कारण इन्हीं के एक सौतेले भाई थे जिनका नाम था महिपाल, उन्होंने इनको हटा दिया। इससे यह भी एक कहावत सिद्ध होती है कि बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। सत्ता का खेल है, सत्ता के खेल में तो ना बाप को देखा जाता है ना भैया को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? पैसा। पैसा या संपत्ति या सत्ता, जो भी है, अलग अलग रूप में होते हैं। जो लक्ष्मी के रूप हैं वो भी अलग अलग रूप हैं, कभी पैसों के रूप में, कभी सत्ता के रूप में, कभी शक्ति के रूप में। तो ये किस रूप में थी? सत्ता के रूप में। तो इनके जो सौतेले भाई थे राजा भोज द्वितीय के, वो थे महिपाल, उन्होंने ही राजा के पद से हटा दिया और राजा कौन बन गए? स्वयं राजा महिपाल 912 ईस्वी में। ठीक है। राजा महिपाल 912 ईस्वी में राजा बने। और मैंने इनके बारे में बताया था कि राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने 815 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण कर इन्हें पराजित कर दिया। ये राजा इंद्र तृतीय वही हैं जिनके शासनकाल में अलमसूदी, जो कि अरबी का एक यात्री था, वो आया था इनके दरबार में, इंद्र तृतीय की। ठीक है। अलमसूदी, इन्होंने 815 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और कन्नौज पर इनका कुछ क्षेत्रों पर अधिकार रह गया। किसका? गुर्जर प्रतिहार वंश के, मतलब सीमित क्षेत्र रहे। बाकी बाद में इन्होंने इसको पुनः अधिकृत कर लिया था, लेकिन पहले पराजित हुए थे। इसके बाद 940 ईस्वी में कृष्ण तृतीय ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, कृष्ण तृतीय ने कालिंजर और चित्रकूट दुर्ग पर आक्रमण करके उसे भी अपने अधिकार में ले लिया। या आप देखेंगे जो सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा है कि धीमे धीमे काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे हैं और हम देखेंगे कि कैसे इस वंश का अंत ही हो जाता है। यार राजा महिपाल एक प्रकार से योग्य शासक थे, उसके बाद तो जो हुए वो लगभग अंतिम शासक ही हुए। ठीक है। तो 940 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के राजा थे कृष्ण तृतीय। इन्होंने कालिंजर और चित्रकूट अर्थात बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था उस पर भी आक्रमण करके कालिंजर और चित्रकूट दुर्ग को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है। अब इनके बाद जो इनके पुत्र हुए वो हुए महेंद्रपाल द्वितीय, वो उनका कुछ विशेष उल्लेख नहीं है। फिर इनके जो पुत्र हुए महेंद्रपाल द्वितीय के, उनका नाम था देवपाल और वही इस वंश के अंतिम शासक थे।
या हम कहें 946 ईस्वी में लगभग इस वंश का अंत हो गया था। इसलिए जो सबसे पहला साक्ष्य मैंने बताया था प्रतापगढ़ शिलालेख, प्रतापगढ़ शिलालेख में इस बात का उल्लेख है कि 946 ईस्वी तक मालवा का क्षेत्र किसके शासन में रहा, किसके साम्राज्य का अंग रहा, प्रतिहार वंश के राजाओं का। ठीक है, तो 946 ईस्वी में जो अंतिम राजा हुए, राजा देवपाल, जो किसके पुत्र थे, महेंद्रपाल द्वितीय के, उनका अंत हो गया। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में देवपाल को माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। जो अगला वंश आएगा वो आएगा परमार वंश। काफ़ी रोचक कहानियाँ पता चलेंगी आपको परमार वंश के राजाओं के बारे में, क्योंकि उनका जो प्रभाव रहा है मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में वो काफ़ी अधिक है। इसमें राजा भोज के बारे में, जिनके नाम पर हमारे राज्य की राजधानी भोपाल का नामकरण किया गया, और उसके अलावा भोजपुर मंदिर के बारे में भी काफ़ी रोचक बातें आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो बने रहें, साथ बने रहें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। परमार वंश के राजाओं से रूबरू होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।